हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और आप उन प्रश्नों का उत्तर तब नहीं दे पाते हैं जब प्रश्न आपसे हिस्ट्री में ज्यादा डीप में पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर चीजों को डीप से डीप पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी संदेह है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बस आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाते चलना है। जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ वैसे ही आप भी जब नोट्स बना के चलेंगे, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब आप नोट्स बना करके चलेंगे तो चीजें आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएंगी। नोट्स बनाते रहिए और बने रहिए मेरी स्टडी के साथ। आज हम जिस विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है मौर्योत्तर कालीन प्रशासन या शासन व्यवस्था, कि किस तरह की शासन व्यवस्था चलती थी, कैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं संपूर्ण मौर्योत्तर काल में फैली हुई थी। यहाँ हम किसी एक वंश पर चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हम चर्चा करेंगे कि पूरे मौर्योत्तर काल में ऐसी कौन कौन सी मतलब परिस्थितियां थी जो उभर कर आई और जिनका प्रादुर्भाव धीरे धीरे बढ़ता गया और विकास हुआ। हम उन सभी चीजों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं आज आप उन्हें मौर्योत्तर कालीन प्रशासन के माध्यम से पढ़ेंगे। अब ये पढ़ना जरूरी क्यों है, ये भी आपके मन में प्रश्न जरूर आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि कई बार आपसे एक जो वंश मैंने आपको पढ़ाए हैं उनसे प्रश्न ना पूछकर आपको प्रश्न काल से पूछ देते हैं कि मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था कैसी थी या मौर्योत्तर काल में किस शैली का, किस कला शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप तो फिर सोच में पड़ जाएंगे कि आप सोचेंगे गंधार कला वो तो कनिष्क के शासन काल में थी। पर हाँ, कनिष्क के शासन काल में तो थी ही थी, उसके साथ साथ वो मौर्योत्तर कालीन कला मानी जाती है। तो यही चीजें, यही संदेह आज आपका इस वीडियो के माध्यम से समाप्त होने जा रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं अपना मौर्योत्तर कालीन प्रशासन। कहते हैं कि अधिकतर यहाँ के जो राज्य थे इस काल में अधिकतर राज्य छोटे छोटे थे, छोटे छोटे राज्य थे जिन पर लोग शासन करते थे। लेकिन यहाँ पर कुषाण और सातवाहन वंश, इसका जो विस्तार, साम्राज्य का विस्तार था ये बहुत ही ज्यादा था और ये आधिपत्य रखते थे। साम्राज्य विस्तार में ये बहुत ही बड़े थे और ये आधिपत्य रखते थे। किंतु क्या रहता था कि ना तो सातवाहन और ना तो कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीयकरण था जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। मतलब केंद्र केंद्र बहुत मजबूत दिखाया गया है ना मौर्य काल में। जब जहां केंद्र की बात आती है वहां राजा को सर्वोच्च सत्ताधारी बताया गया है। परंतु बात करें सातवाहन वंश की या कुषाणों की तो यहाँ पर ऐसा कोई राजनीतिक संगठन का केंद्रीकरण दिखाई नहीं देता है। फिर आगे चलते हैं तो पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में सभी पर नियंत्रण के लिए राजतंत्र में दैवीय तत्वों का समावेशन किया गया। अर्थात यहाँ पर दैवीय तत्वों का राजतंत्र में समावेशन किया गया और इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की। किसकी? देवपुत्र की उपाधि इन्होंने धारण की। कहते हैं पहले राजाओं से देवताओं की तुलना होती थी, राजाओं से देवताओं की तुलना होती थी, परंतु अब राजाओं की तुलना देवताओं से की जाने लगी। मतलब अब राजा को ही देवता मान लिया गया। पहले तो तुलनात्मक तुलना की जाती थी परंतु अब राजा को ही देवता मान लिया गया, लोग उसकी पूजा करने लगे। ऐसा यहाँ पर एक परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन। और कहते हैं कि जैसे जैसे सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी की तुलना बहुत सारे देवताओं से की गई है, कि किसी ने उसे विष्णु बताया है तो किसी ने बौद्ध धर्म के जो देवता हुए जैसे महात्मा बुद्ध उनसे तुलना कर दी। तो इस तरह से बहुत सारी तुलना की गई और कुषाण राजाओं को देवपुत्र कहा गया। क्या? देवपुत्र कहा गया। तो देवपुत्र की उपाधि किसने धारण की? जो कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के राजा हुए, उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण करी। तो राजाओं के इस दैवीकरण से उनकी सत्ता और उनके नियंत्रण में कोई वृद्धि तो नहीं हुई, रहे तो वो साधारण राजा ही, परंतु क्या हुआ कि यहाँ पर दैवीय तत्वों का समावेशन हो गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि मौर्योत्तर कालीन में दैवीय तत्वों का समावेशन था या नहीं था, तो उत्तर एक शब्द में होगा कि हाँ था, दैवीय तत्वों का समावेशन था। आगे चलते हैं तो पता चलता है सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मणों व बौद्धों को सभी करों से मुक्त भूमि प्रदान करी। ब्राह्मणों और बौद्धों को सभी प्रकार के करों से, जिस भूमि पर उन्हें कोई कर ही नहीं देना पड़ता था, ऐसी भूमि प्रदान की थी। तो जब सातवाहन वंश मैंने आपको पढ़ाया तो वहां मैंने ये भी आपको बताया था कि भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य नानाघाट अभिलेख है, और ये किसके काल में मिला था? गौतमीपुत्र शातकर्णी के काल में ये मिला था। तो इसमें बताया जाता है कि भूमि अनुदान की बात यहाँ पर की गई है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, तो उत्तर होगा नानाघाट अभिलेख। और आगे अब हम चलते हैं तो इनकी देखते हैं कि इनका साम्राज्य का विभाजन कैसा था, कि साम्राज्य किन किन भागों में विभाजित था। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा आहार को माना जाता था। जो सबसे बड़ी, जो सभी भागों में जो साम्राज्य था, सातवाहन वंश का साम्राज्य की यहाँ पर बात हो रही है, वो विभागों में बटा हुआ था और जिन्हें आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। और आहार का शासन कौन चलाता था? अमात्य आहार का शासन चलाते थे। कहते हैं कि सातवाहन काल में पदाधिकारियों में भंडारगारिक होते थे, मतलब कोषाध्यक्ष, रज्जुक जो राजस्व विभाग का प्रभुत्व जिनके हाथ में होता था, इस तरह के अन्य अधिकारी होते थे। और फिर आहार के बाद जो इकाई थी वो होती थी ग्राम। आहार के बाद ग्राम आता था। तो आहार के बाद ग्राम आता था और उनका जो प्रशासनिक कार्य देखता था उनको बोलते थे ग्रामिक। क्या बोलते थे? ग्रामिक। तो जो हाल की रचित गाथा सप्तशती है उसमें ग्रामिक या ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है हमें। तो ये इनका साम्राज्य विभाजन था, ऐसा ये प्रशासन चलाते थे। और जो नगरों का प्रशासन था वो निगम सभा द्वारा संचालित होता था। किससे? निगम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। वही जब हम बात करेंगे कनिष्क के काल की, तो यहाँ पर विषय और मुक्ति ये प्रशासनिक इकाइयों का पता चलता है। किन प्रशासनिक इकाइयों का? तो विषय और मुक्ति नामक दो प्रशासनिक इकाइयों का पता चलता है कनिष्क के काल से, या कुषाण वंश के जो साम्राज्य था वहां से। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? ये जो चीजें मैं बताती हूँ ना कि किस चीज का वर्णन कहाँ किया गया है, कौन सा तथ्य किस अभिलेख में बताया गया है या वर्णित किया गया है, ये चीजें आप जरूर याद रखा करिए। ये तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन तथ्यों को जो प्राप्त करने का साधन है या जो ज्ञान का स्रोत रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे जरूर याद रखिए। तो इसका वर्णन किया गया है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त द्वारा रचित थी, इसमें किया गया है विषय और मुक्ति का वर्णन। आगे हम चलेंगे कि मौर्योत्तर कालीन सामाजिक शासन कैसा था, कि किस तरह से समाज था, उसका शासन कैसा चलता था। जैसे सामाजिक व्यवस्था में बताते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था थी। कैसी थी? वर्णाश्रम व्यवस्था। वही प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जिसका वर्णन किया गया है, वो वर्णाश्रम व्यवस्था का हमें यहाँ से पता चलता है। और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी ये कैसी थी? इसमें वही 4 वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो कहते हैं सातवाहन काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी और ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया था। ऋग्वेद में भी ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया और यहाँ सातवाहन वंश में भी ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया था। इस काल के समाज में शक तथा यवन भारतीय संस्कृति में समाहित होकर हिंदू धर्म में लीन हो गए। कहते हैं कि जब शक और यवन ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया तब इन पर भारतीय संस्कृति की ऐसी अमिट छाप पड़ी, ऐसा भारतीय धर्म ने इनको कहते हैं प्रभावित किया कि इन्होंने भारतीय धर्म को अपना लिया और ये भारतीय धर्म में लीन हो गए। क्योंकि जो इनके नाम हमें कई सारे अभिलेखों से प्राप्त होते हैं वो हिंदू धर्म से प्रेरित हैं, और हिंदू धर्म से प्रेरित है इसका तात्पर्य ये निकाला गया कि इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, और जो इनके यवन भाषा में या शकों के जो भी नाम रहते थे ग्रीक भाषा में, उनको परिवर्तित करके हिंदू धर्म में अपने नामों को रखा। वही बात करें अगर गौतमीपुत्र शातकर्णी की, तो इसने तो स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। कहाँ पता चलता है? नासिक की प्रशस्ति से हमें पता चलता है
कि गौतमी पुत्र ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण बताया है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति से लोग प्रभावित रहते थे और उनका प्रादुर्भाव इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ था। आगे बात करते हैं तो पता चलता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी स्थिति बताई गई है स्त्रियों की। स्त्रियां शासन कार्य में भी भाग लेती थी। अब इस बात का हमें पता कहाँ से चला कि जब हमने सातवाहन वंश पढ़ा था तो वहां हमने एक चीज देखी थी कि मात्र सत्तात्मक परिवार थे। कैसे थे? मात्र सत्तात्मक। और उसमें भी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जब एक एक जैसे ट्रेंड कह सकते हैं तो वो एक चलाया कि राजा के नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया जाएगा। तो इसने भी, इसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसकी माता का नाम गौतमी था। तो इसने अपनी माता का नाम आगे लगाया। ऐसे ही वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो इस तरह से पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और वो शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी माता से पूछकर सारे कार्य जो भी प्रशासन के थे वो सारे कार्य अपनी माता से पूछकर करता था। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी ना, इस वजह से ऐसा हमें पता चलता है। एक और पता चलता है कि एक शासिका थी, मतलब उनके जब पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने दो अपने बेटे की संरक्षिका बन करके शासन कार्य को चलाया था। तो ये सारे प्रमाण हमें मौर्योत्तर कालीन समाज से पता चलते हैं जहां स्त्रियों की स्थिति अच्छी बताई गई है। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि सभी धर्मों को संरक्षण यहाँ प्रदान किया गया। ये तो पहले भी आपको पता है कि सभी धर्मों को, जितने भी राजा हुए उन्होंने सभी धर्मों को अपनाया या उनको संरक्षण प्रदान किया। तो कई बार ये संदेह हुआ कि इस राजा का जो अपना धर्म है वो कौन सा है? क्या वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है या वो हिंदू धर्म को मानता है, या उसकी जो जो आराधना है या जिस तरीके से वो धर्म को मानने की उसकी जो स्थिति है वो कौन से धर्म की है? ये कहना इतिहासकारों के लिए कठिन हो गया। तो इससे पता चलता है कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया गया था। इसीलिए तो बौद्धों को भी भूमि अनुदान दिया गया और जो ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान दिया गया, वो भी सातवाहन के काल में। सातवाहन स्वयं ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्धों को भी भूमि का अनुदान किया, जैसा कि हमें पता चलता है। आगे हम देखेंगे मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था। मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप कम हो गया। कैसा? जो आर्थिक गतिविधियां होती थी उनमें अब राजाओं ने हस्तक्षेप करना कम कर दिया। मौर्योत्तर काल में नगरीकरण के चरमोत्कर्ष को दर्शाया गया है कि नगरीकरण उस समय चरमोत्कर्ष पर आकर पहुंच गया था। लोग नगरीकरण में लगे हुए थे, नगरों की तरफ जा रहे थे। ग्रामीण व्यवस्था कब तक लोग सहन करते? तो शायद उन्होंने सोचा नगरीकरण, विकास तो धीरे धीरे होता ही रहता है ना, गांव से शहर की ओर लोग भागते हैं। वैसे ही यहाँ हुआ कि एक ग्रामीण जो जीवन था उससे ऊपर उठकर अब ये लोग नगरीकरण की ओर पहुंचने लगे। आगे देखते हैं कि इनके सिक्के कैसे थे। तो सातवाहन काल में सिक्के कौन से प्रचलित हुए? सातवाहन काल में सिक्के शीशे के चलाए गए। शीशे के सिक्के, पहला उदाहरण, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसके शासन काल में या किस वंश ने शीशे के सिक्के चलाए, तो उत्तर है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के चले। सोने के सिक्के इंडो ग्रीक जब भारत में आए तो सोने के सिक्के सबसे पहले उन्हीं ने चलाए। उसके बाद कनिष्क के काल में सिक्के सोने के चलते रहे। बिम कडफिसस ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इस तरह से जो साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर सीसा, तांबा और सोने के सिक्के चलते थे। और जो सोने के सिक्के थे इन्हें कई जगह पर काकड़ी भी कहा गया है। काकड़ी शब्द का इनके लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कि बंदरगाह। तो हाँ, मौर्योत्तर कालीन समाज से बंदरगाहों का पता चलता है कि विदेशों से व्यापार होता था जिसके लिए बंदरगाहों का प्रयोग होता था। जब मैंने सातवाहन वंश पढ़ाया था तो वहां पर तीन बंदरगाहों का उल्लेख किया था। कौन कौन से? भड़ौच था, सोपारा था और कल्याण। ये तीन महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इसके साथ साथ एक और बंदरगाह बताया था जिसका नाम था अरिकामेडु। यह अरिकामेडु तमिलनाडु के पास स्थित था और ये भी एक बंदरगाह था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था।
आगे देखते हैं दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है कि कितने प्रकार के व्यवसाय मौर्योत्तरकालीन समाज में थे, जिनका हमें पता चलता है। तो 24 प्रकार के व्यवसायों का पता चलता है। महावस्तु से 36 प्रकार के व्यवसायों का पता चलता है। वही मिलिंद पन्हों से हमें 75 प्रकार के व्यवसायों का पता चलता है। शिल्पियों का सर्वाधिक विकास इसी काल में हुआ। शिल्पकार जो होते थे, जो कार्य करते थे तरह तरह के, जैसे आभूषण बनाने का या बर्तन बनाने का, इस तरह के जो कार्य करते थे उन्हें शिल्पी बोला जाता था और इनका सर्वाधिक विकास इसी काल में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्योत्तर काल में शिल्पियों का विकास हुआ या शिल्पियों का विकास किस काल में सबसे ज्यादा हुआ, तो मौर्योत्तर काल उत्तर होगा। ये चीजें याद रखिए। जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े बड़े जो क्वेश्चन जिन्हें आप देख के घबरा जाते हैं, जिसमें 4 तथ्य दिए जाते हैं और पूछा जाता है असत्य का चयन करें, तो वहां पर आप घबरा जाते हैं कि असत्य आपके लिए छांटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह के तथ्यों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप सभी प्रकार के उत्तर को बेहतर तरीके से दे सकें। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि चीनी रेशम के आयात से देश में रेशम व्यापार का उद्भव हुआ। देश में रेशम व्यापार भी होता था, क्योंकि एक समय था जब जो रेशम मार्ग था उस पर कनिष्क ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो मौर्योत्तर काल में रेशम का व्यापार होता था। प्रत्येक व्यावसायिक संघ की अलग श्रेणी, जिसका प्रमुख श्रेष्ठिन कहलाता था। जो भी व्यावसायिक संघ थे उनको श्रेणियों में बांटा गया था और उन श्रेणियों का जो प्रमुख व्यक्ति था वो श्रेष्ठिन कहा जाता था। नासिक अभिलेख से ज्ञात हुआ कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कारशापड़, कारशापड़ क्या थी, मुद्रा थी, तो 2000 कारशापड़ की एक अक्षय निधि 1% मासिक ब्याज पर जमा की गई थी। अक्षय निधि का पहले तो अर्थ जानना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। तो अक्षय निधि का अर्थ होता है संचित किया हुआ धन। क्या होता है इसका अर्थ? संचित किया हुआ धन, संचित धन। तो जो संचित धन होता है इसे अक्षय निधि कहा जाता है, जो बचत करके रखा जाता है। तो कहते हैं कि एक गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कारशापड़ की एक अक्षय निधि 1% मासिक ब्याज पर जमा की गई थी। अर्थात लोग धन का संचय करके रखते थे। ये नहीं था कि सारा धन बस कमाया और खर्च किया, ऐसा नहीं था। तो जैसे आज लोग धन का संचय करके रखते हैं, तो मौर्योत्तर काल में अक्षय निधि का पता चला है कि लोग धन का संचय करके रखते थे। मध्य एशियाई लोगों के आने से मध्य एशिया और भारत के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। जब मध्य एशिया से लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मध्य एशिया में नहीं पाई जाती है, तो क्यों ना इन चीजों का आयात किया जाए, इन चीजों का व्यापार किया जाए। और वही मध्य एशिया में कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो भारत में नहीं पाई जाती थी, तो वो हमने मध्य एशिया से लेना शुरू किया। तो यही तो व्यापार था, आदान प्रदान का। और कहते हैं कि जो रोम वासी थे वो काली मिर्च का व्यापार भारत के साथ बहुत ज्यादा करते थे। तो जो रोम, उन्हें काली मिर्च को क्या कहा गया है? गोल मिर्च या यवन प्रिय भी कहा गया है। वो यवनों को बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, वो उनके भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग बनती गई। और जब ऐसा स्थिति आई तो उन्होंने, जो रोम वासी थे, उन्होंने उनका व्यापार और ज्यादा बढ़ा दिया और उसके बदले वो हमें क्या देते थे? बुलियन देते थे। तो भारत के पास बहुत सारा धन इकट्ठा होता चला गया, वो भी रोम के साथ व्यापार करने से। आगे हम बात करेंगे कि कुषाणों ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे भारी मात्रा में सोना मिला। जब रेशम मार्ग पर अधिकार किया तो भारी मात्रा में हमें सोना प्राप्त हुआ। अब कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिनका हम आयात करते थे और कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिनका हम निर्यात करते थे? तो आयात करते पश्चिम एशिया से खजूर, घोड़ा, श्रीलंका से मसाला, चीन से रेशम और इथोपिया से हाथी दांतों का हम व्यापार करते थे, मतलब हम आयात करते थे, इनको अपने भारत देश में मंगाते थे। और इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। साक्ष्य तो पता ही है कि जब मित्र थे उन्होंने अपने पत्र दिया था, तो उन्होंने कहा था एंटियोकस से कि एक राजदूत शराब और अंजीर भिजवा दीजिए। तो इसी तरीके से व्यापार होता था। ऐसे ही व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो मध्य पश्चिम एशिया से खजूर लेते थे और घोड़े लेते थे।
श्रीलंका से हम क्या लेते थे? मसाले लेते थे। रेशम हम लेते थे चीन से, क्योंकि चीन रेशम के लिए जाना जाता है। और वहीं इथियोपिया से हम हाथी के दांत मंगाते थे। अब हम निर्यात किन चीजों का करते थे? कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिनका हम निर्यात करते थे? तो काली मिर्च का निर्यात बहुतायत में किया जाता था। वहीं तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये तो मसाले हैं सारे, इनका हम निर्यात करते थे। इसके साथ साथ सूती वस्त्र, हाथी के दांत के बने सामान, इनका हम निर्यात करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि पहले हम हाथी दांत को आयात करते थे, उसके बाद उनका सामान बनाकर उन्हें हम उन सामान का निर्यात करते थे। ऐसी चीजें पता चलती हैं, ऐसे तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं। आगे प्लिनी क्या कहता है? क्योंकि हमारा रोम के साथ व्यापार बहुत ज्यादा था, काली मिर्च का व्यापार बहुतायत में रोम से होता था, तो हमारे पास बहुत सारा व्यापार के बाद जो धन था वो एकत्रित हो गया था। तो प्लिनी प्लिनी का ऐसा कहना था कि रोम का स्वर्ण भंडार लुटता जा रहा है, अर्थात जो यवन प्रिय, तो उन्हें कहा ही गया, यवन प्रिय काली मिर्च को कहा गया, और यवनों को काली मिर्च बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, जिसे वो बार बार उसका व्यापार करके आयात करते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो धन था वो भारत को देना पड़ता था। तो रोम का स्वर्ण भंडार लुटता जा रहा था, ये कथन किसका है? प्लिनी का ये कथन है। अब हम चर्चा करेंगे मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति के बारे में, कि मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति कैसी थी। मौर्योत्तर काल में कला मुख्यतः बौद्ध धर्म पर आधारित थी। तो इसमें जो कला का मुख्य केंद्र माना गया है वो बौद्ध धर्म को माना गया है। इसी के चारों तरफ कला का जो केंद्र था वो बौद्ध धर्म था, इसी के चारों तरफ कला घूमती रहती थी। इस काल में स्मारक, स्तूप, गुहा एवं विहार, जो विहार का निर्माण किया गया है। सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन में कठोर चट्टानों को काटकर गुफाओं, चैत्य विहारों का निर्माण किया गया है। कहां पर? पश्चिमी दक्कन में। और किसके काल में? सातवाहन के काल में। तो चैत्य क्या होते थे? तो इस काल में जो मौर्योत्तर काल था उसमें चैत्य बौद्ध मंदिर होते थे, इनको चैत्य कहा जाता था। और वही बात करें विहार की, तो भिक्षु निवास जो होता था, भिक्षुओं, जहां पर भिक्षु बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो निवास करते थे, उनको विहार कहा जाता था। आगे देखेंगे कि इस काल में सबसे प्रसिद्ध थी चैत्य कार्ले। ये जो कार्ले की एक गुफा या गुहा पाई गई, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। यह विशाल वास्तुकला का उदाहरण मानी गई, विशाल वास्तुकला का, कि वास्तुकला इतनी ज्यादा, एक चट्टान को काटकर कार्ले की गुफा बनाई गई थी, तो ये विशाल वास्तुकला का उदाहरण मानी जाती है। नासिक से 3 विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कितने? तो नासिक से हमें 3 विहार के अवशेष मिले हैं। इसमें नहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख हमें मिलते हैं। किसके? नहपान और गौतमीपुत्र के हमें अभिलेख मिलते हैं। वहीं बात करें तो कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में अमरावती और नागार्जुनी कोंड के स्तूप प्रसिद्ध हैं। जब मैंने पढ़ाया था आपको सातवाहन वंश, वहां मैंने इसका वर्णन भली भांति किया था कि अमरावती और नागार्जुनी कोंड का स्तूप हमें प्राप्त हुआ था, और ये कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र के आसपास का है। जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्ति कला की एक नवीन शैली का उद्भव किया। किसने? जैन धर्म में। और कहां पर? मथुरा में। मूर्ति कला की एक नवीन शैली का उद्भव किया और इसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। तो मौर्योत्तर काल में किस शैली का विकास हुआ? मथुरा शैली का विकास हुआ। और मथुरा कला शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? कि एक तो विशेषता थी कि इसमें जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। और दूसरी विशेषता थी कि लाल बलुआ पत्थर से ये मूर्तियां निर्मित की जाती थी। ये है मथुरा कला शैली की प्रमुख विशेषता। और वही जब हम बात करेंगे गंधार कला शैली, गंधार कला शैली का विकास भी इसी काल की विशेषता मानी जाती है। किसकी? मौर्योत्तर काल की विशेषता मानी जाती है। और गंधार कला शैली में क्या था? स्लेटी पत्थर, जो काला स्लेटी पत्थर या भूरा स्लेटी पत्थर, उससे ये इनकी जो मूर्तियां थी ये निर्मित की जाती थी। और गंधार कला शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जो शारीरिक अंकन था उसका वास्तविक रूप से चित्रण किया जाता था। शारीरिक अंकन का वास्तविक रूप से चित्रण किया जाता था। यदि मांसपेशियां हैं तो मूर्ति में वो मांसपेशियां तक दर्शाई गई हैं। हड्डियां, एक एक हड्डियों का चित्रण, वस्त्र की एक एक सिलवट का चित्रण किया गया है। ये है गंधार कला शैली की विशेषताएं।
और आभा मंडल कैसा होता था? तो आभा मंडल साधारण और सादा होता था। इसके बाद बात करते हैं मौर्योत्तर काल के चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण अजंता की गुफा के संख्या 9 व 10 में मिलते हैं। अब इनमें ऐसा क्या मिला कि इनको सबसे प्राचीन उदाहरण माना गया है? तो कहते हैं जो 9वीं गुफा है इसमें 16 उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए दर्शाया गया है। 16 उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए दर्शाया गया है। और वहीं गुफा संख्या 10 में क्या दर्शाया गया है? जातक कथाओं का अंकन किया गया है। जातक कथाएं जो जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। सॉरी, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी और इनका अंकन कहाँ किया गया है? 10 नंबर की जो गुफा है, जो अजंता की गुफा है, उसमें 10 नंबर की जो गुफा है वहां से मिलते हैं और इनको मौर्योत्तर काल के चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से माना जाता है। अब देखते हैं मौर्योत्तर कालीन साहित्य क्या था, कैसा साहित्य था, प्रचलित था। अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रचलन साहित्य में दिखाई देता है। संस्कृत भाषा का जब सातवाहन वंश मैंने पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताया था एक कातंत्र नाम की संस्कृत की पुस्तक की रचना की गई थी सर्ववर्मन के द्वारा और वो हाल जो राजा था उनके साम्राज्य या उनके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी और ये संस्कृत की पुस्तक थी। इसी तरह से कई संस्कृत की पुस्तकों का जो लेखन किया गया। तो प्रचलन साहित्य था संस्कृत भाषा का। सौदरानंद की रचना की गई अश्वघोष के द्वारा और आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन यहाँ पर मिलता है इस पुस्तक में। अब आनंद कौन था? तो कहते हैं महात्मा बुद्ध का जो सौतेला भाई था वो ये आनंद महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई बताया जाता है। इसी के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन हमें सौदरानंद से मिलता है जिसकी रचना अश्वघोष ने की है। महाभाष्य की बात करें तो इसकी रचना की है पतंजलि ने और ये पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका बताई जाती है। मनुस्मृति की बात करें, इसके रचनाकार मनु है और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य तक इसको लिखा गया है। कहते हैं कि इनके बीच में इसे लिखा गया। तो ये भी मौर्योत्तर कालीन साहित्य का एक उचित उदाहरण माना जा सकता है। गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की थी और ये सातवाहन वंश का एक राजा बताया जाता है। इसके बाद बात करें तो चरक संहिता की रचना चरक ने की थी और ये कनिष्क के शासनकाल में उनके साम्राज्य में रहते थे। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी और बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी और अश्वघोष भी कहाँ रहते थे? तो ये भी कनिष्क के साम्राज्य में उनके शासनकाल में वहां रहते थे। स्वप्नवास दत्ता की रचना भास के द्वारा की गई थी। ये सारी मौर्योत्तर कालीन साहित्य हैं जिनकी रचना उसी के आसपास की गई है। इसके बाद रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है कि ये संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा कुषाण साम्राज्य का सुई बिहार का अभिलेख, कौन सा? सुई बिहार का अभिलेख भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है संस्कृत भाषा का। आगे हम चलते हैं तो ज्यादा तो नहीं बचा। इसके बाद हम कुछ बताएंगे कि किस तरीके के वस्त्रों का प्रचलन था। तो एक शाटक नाम के वस्त्र का प्रचलन था और ये मथुरा में प्रसिद्ध था। कहाँ पर? मथुरा में प्रसिद्ध था। वस्त्र उपयोग को प्राथमिकता यहाँ पर दी गई। तो जो मौर्योत्तर कालीन समाज था वहां पर वस्त्र उपयोग को प्राथमिकता दी गई, जैसा कि हमें इनकी मूर्तियों से पता चलता है। क्योंकि जब हम बात करेंगे मौर्यकालीन शासन की तो वहां की और यहाँ की जो मौर्योत्तर कालीन शासन की मूर्तियों में अंतर क्या था? वस्त्रों का। मौर्य काल में मूर्तियों को वस्त्र नहीं पहनाए गए, वहां आभूषण तो पहनाए गए परंतु वहां वस्त्र नहीं पहनाए गए, क्योंकि एक यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई जो मौर्य काल की थी, उसमें उस स्त्री को वस्त्र नहीं पहनाए गए, आभूषण तो संपूर्ण आभूषण पहने हुए हैं। उसके हाथ में एक चबर छाय था जो उसके हाथ में है और इसको दर्शाया गया है। जबकि यहाँ जब मूर्तियों की बात करें तो इधर गंधार कला की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनमें तो वस्त्रों की सिलवटों तक पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ वस्त्रों की प्राथमिकता को दर्शाया गया है। इसके अलावा मलमल की वस्त्रों का भी प्रचलन था और ये कहाँ से मिलते हैं? ये बंगाल से प्राप्त हुए हैं। मलमल के वस्त्रों का भी प्रचलन था
और ये बंगाल से प्राप्त हुए। तो ये कुछ इस तरह की थी मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। जो कि मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था थी, वो सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे। इसीलिए मैंने इसको एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, वो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट रह जाता है तो उसे जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। आपकी इन वीडियोस के लिए मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतर कंटेंट दे सकूं। तो इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मुझे सपोर्ट करते रहें। बने रहिए नेरी स्टडी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।